Janvi and welcome to Study C. From this video, we are going to start Class 10 History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. So, 200 years पहले यानी 200 साल पहले यूरोप जैसा आज हम देखते हैं वैसा नहीं होता था। जैसे आज हम देखते हैं जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं, लेकिन उस टाइम पे 200 इयर्स पहले 18th 19th सेंचुरी में ये अलग अलग नेशंस नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था, वहाँ पे किंगडम्स थी, एम्पायर्स थे, राजा रूल किया करते थे। जैसे आज भी हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है क्राउन रूल चल रहा है, बट वो अलग है और जो एम्पायर एंड किंगडम्स में जिस टाइप से राजा रूल किया करते थे वो अलग था। क्यों? जैसे इंडिया में अलग अलग किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उसी टाइप से यूरोप में चल रहा था। अब जो मोनार्की थी यानी जो राजा थे वो कभी कभार क्या करते थे, जो कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ही ऑप्रेस किया करते थे, उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते थे। लेकिन इतने ऑपरेशन के बाद भी, इतने दबाव के बाद, अपने सारे राइट्स छिन जाने के बाद भी जो सिटीजन्स थे वो एकजुट होके अपने राइट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप ही नहीं हुई थी। लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, इतने एरिया में हम जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा ट्रेडिशन सेम है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। जब उन्हें ये सब पता ही नहीं है, इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो वो कनेक्टेड कहाँ से फील कर पाएंगे? वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, उनमें यूनिटी नहीं आ पाई, और यही मेन रीजन था कि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग ही डेवलप नहीं हो पाई। उन्हें पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है। और यही सब स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? ऑफ कोर्स फ्रांस में होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, और उसी से नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई। लोगों को पता चला कि अच्छा, नेशनलिज्म जैसी भी कोई फीलिंग है, हमारा खुद का जो नेशन है यानी खुद की जो बाउंड्री है हमारी, हम सबका यहाँ पे हिस्ट्री सेम है, हमारा कल्चर सेम है, ट्रेडिशन सेम है, और इसी वजह से लोग धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पा रहे थे। और जब वो कनेक्टेड फील कर पा रहे थे, जब उनमें यूनिटी आई, तब जाके नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। तब लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, ये राजा कौन है, हमने तो इसे इलेक्ट नहीं किया, तो राजा हम पे रूल कैसे कर सकता है? हम सिटीजन्स हैं, हम लोगों को राइट है कि हम उस इंसान को इलेक्ट करें जो हमें रूल करे। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद जाके हमारी गवर्नमेंट बनती है, यानी कि क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। उस टाइम पे तो डेमोक्रेसी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था तो नेशनलिज्म के बारे में कहाँ से पता होगा? एक तरह से ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वहां भी लोगों ने बात करी थी कि हम लोग अपने राजा को खुद इलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं। और ये हम इलेक्ट कब करेंगे? जब हमें नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, जब हमें पता होगा कि हाँ, ये टेरिटरी हमारी है, हमारी कंट्री है, और यहाँ पे हमें कौन रूल करेगा उसे हमें इलेक्ट करना है। तो जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म क्या है, हमारा नेशन क्या है, तब तक वो अपने नेशन के लिए अपनी गवर्नमेंट कहाँ से इलेक्ट करेंगे? तो एक तरह से नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। अब ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आती है एक बहुत ही फेमस पेंटिंग। अब ये पेंटिंग बनाई किसने है? फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में। अब इस पेंटिंग का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हाँ, डेमोक्रेसी की बात की गई है, सोशल रिपब्लिक यानी सोसाइटी को कैसे फ्री करवाया जाए उसकी बात की गई है। तो ये जो नाम है बड़ा तो है, पर इसकी मीनिंग भी डीप है। इसकी मीनिंग हमें कहाँ से पता चलेगी? फ्रेडरिक सूरियो के यूटोपियन विजन से। अब यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपिया यानी कि इमेजिनेशन। अगर मैं आज बोलूं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इन्वेंशन हो जाए कि हम लोग नेचुरल डिजास्टर से बच सके। अब ऐसा तो कोई नहीं है जो नेचुरल डिजास्टर से, प्रकृति से बच जाए, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूँ कि हाँ, कुछ ऐसा हो, हम लोगों को ना अर्थक्वेक फील हो, ना हमें सुनामी का असर हमें देखने को मिले अपनी सोसाइटी पर, अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ तो ये यूटोपिया ही है ना, रियल तो नहीं लग रहा है।
ये सब इमेजिनेशन लग रहा है कि हाँ नेचुरल डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ जैसी सुनामी आई यहाँ पे शील्ड खड़ी हो गई और हम तक पानी पहुंचा ही नहीं, एक इनविजिबल शील्ड है जैसा हम मूवीज में देखते हैं। ये सब इमेजिनेशन है, मूवीज में जो दिखाया जाता है वो भी इमेजिनेशन है, साइ-फाई मूवीज में जो दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इमेजिनेशन जो है वो कहलाते हैं यूटोपियन विजन। तो उस टाइम पे जब लोगों को ऐसा लगा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, राजा क्या करते थे, अपनी जो आइडेंटिटी है वो गॉड से जोड़ के बताया करते थे। तो लोगों को लगता था कि इन्हें तो गॉड ने भेजा है हम पे रूल करने के लिए, तो हम इनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट, अपना राजा खुद चूज कर सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी वाली जो फीलिंग थी वो लोगों के लिए एक यूटोपियन विजन थी, यानी कि एक इमेजिनेशन थी। और यही सब फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में बताया, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसीलिए ये एक यूटोपियन विजन कहलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है। अब इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पेंटिंग के क्या मेन फीचर्स थे। Procession of people from different nations of Europe and America marching towards a statue of liberty. Liberty का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, जहां हमें आजादी मिले। तो इस पेंटिंग में जो फ्रेडरिक सोरियो हैं उन्होंने एक स्टैचू बना रखी है जो लिबर्टी डिपिक्ट करती है, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, जो फ्रीडम की एक मूर्ति है, आजादी की मूर्ति बना रखी है उन्होंने। तो उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से काफी लोग प्रोसेशन यानी रैली में जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग अ टॉर्च इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब यहाँ पे हो रही है बात राइट्स ऑफ मैन की, यानी उस टाइम पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, विमेन के राइट्स के बारे में कोई सोचता नहीं था, वुमेन को कोई राइट्स ही नहीं दिए गए थे। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मेन के बारे में सोचा जाता था। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च है, और टॉर्च क्या शो कर रही है, एनलाइटनमेंट यानी नॉलेज। किस चीज की नॉलेज, इस चीज की कि हाँ लोगों को पता चले फ्रीडम भी कुछ होता है, इक्वालिटी भी कुछ होती है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है। ये सारी चीजें उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों के बारे में, लोग इतने लिटरेट नहीं थे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने जो टॉर्च पकड़ रखी है वो एनलाइटनमेंट को शो करती है, यानी नॉलेज को, इन्हीं सब चीज की नॉलेज को, कि लोग अपने राइट्स के बारे में जाने समझें। तो जो टॉर्च है वो एनलाइटनमेंट शो करती है। और जो चार्टर यानी एक डॉक्यूमेंट पकड़ रखा है उन्होंने अपने दूसरे हाथ में, और उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मेन, यानी कि मेन के क्या क्या राइट्स हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, वुमेन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई मेंशन नहीं। Broken chains lie on the ground, symbolizing the end of absolutist rule. अब absolutist rule का क्या मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है मोनार्की से, मोनार्कियल सिस्टम से, यानी राजा का जो रूल है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रोकन चेन्स देखने को मिलेंगी आपको, पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोरियो की, उसमें बैकग्राउंड हो गया पीछे का एरिया पेंटिंग में, फोरग्राउंड हो गया यानी उस पेंटिंग में मेन जो रैली है लोगों की उससे आगे का एरिया। तो आगे आपको ग्राउंड जो दिखेगा, फोरग्राउंड में जो अर्थ दिखेगी, जो आपको ग्राउंड दिखेगा, वहां पे काफी सारे ब्रोकन चेन्स, टूटे हुए चेन्स दिखाई देंगे, और क्राउन्स भी दिखाई देंगे, क्राउन यानी ताज। अब वो सब क्या शो कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड है कि वो सारे मोनार्कियल सिस्टम को खत्म कर दें। अब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, वो खुद का रूल लेके आए, ना कि राजा उन पर रूल करे। तो इसीलिए वो जो क्राउन्स हैं राजा महाराजाओं के, वो ऐसे फोरग्राउंड में जमीन पे बिखरे हुए दिखाए हैं, वो भी ऐसे नहीं कि सही सलामत रखे हुए, टूटे फूटे दिखाए हैं, ब्रोकन चेन्स दिखाई हैं और ब्रोकन क्राउन्स दिखाए हैं वहाँ पे फोरग्राउंड में। Then flags of different nations are carried by groups. अब जो लोगों ने रैली निकाल रखी है, लोग जो मार्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे खाली हाथ मार्च कर रहे हैं, सबके हाथ में झंडा है, फ्लैग है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Figures of Christ, saints and angels in the sky symbolizing fraternity among nations. अब fraternity क्या होती है, fraternity यानी भाईचारा, जिसे हिंदी में बोला जाता है ब्रदरहुड। और ये जो फीलिंग है वो तभी आएगी जब हम यूनाइटेड फील करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो
ये जो लोग मार्च कर रहे हैं वो एक तरह से उन्हें उन मार्च करते हुए लोगों को कौन देख रहा है? ऊपर से स्काई में से क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, दूसरा सेंट्स देख रहे हैं और तीसरा एंजल। ये सब लोग ऊपर से इन मार्च करते हुए लोगों को देख रहे हैं। और ये सारी जो पूरी पेंटिंग में सारी चीजें जो साथ में जोड़ के बताई जाएं, एक तरह से समरी दी जाए, तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है? फ्रेटर्निटी की फीलिंग, कि सब यूनाइटेड हो गए हैं। अब उन्हें किंग के रूल से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता चल गया है नेशनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। वो अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो यूनाइटेड हो चुके हैं, यानी उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग आ चुकी है। तो ये सब फ्रेडरिक सूरियो ने अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया था। और ये उनका यूटोपियन विजन क्यों था? बिकॉज ये सब डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब उस टाइम पे एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि रियलिटी में लोगों ने ये सब फील नहीं किया था, उन्हें तो पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है। इसलिए ये सब एक यूटोपियन विजन था फ्रेडरिक सूरियो का, बट ये बाद में रियलिटी में बदला। Who is in the procession? अब ये जो पेंटिंग में प्रोसेशन चल रहा है, जो रैली चल रही है, उसमें कौन कौन था? उसमें मेनली 2 ग्रुप्स थे। फर्स्ट ग्रुप पीपल ऑफ यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। फर्स्ट ग्रुप में यूएसए और स्विट्जरलैंड के लोग थे। इन लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया, यानी कि ये यूएसए और स्विट्जरलैंड इस टाइम पीरियड तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, आजाद हो चुके थे। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन है? फ्रांस, और फ्रांस के पीछे कौन कौन चल रहा है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और दूसरी भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फ्रांस के पीछे पीछे चल रही हैं। फ्रांस जस्ट अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा है। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रांस जो है उसने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप कर ली है, स्टैब्लिश कर ली है लोगों के मन में। और अब धीरे धीरे वो टाइम आ गया है कि फ्रांस अब आजाद हो जाएगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगा। और उसी के पीछे पीछे जो कंट्रीज चल रही हैं वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक तरह से इंस्पायर्ड थी, और उन सब ने भी अपनी आज़ादी की बात करी, नेशन स्टेट्स डेवलप करने में अपना एक तरह से योगदान दिया, सहयोग किया। कंटेक्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या सब चल रहा था, 19th सेंचुरी के बारे में जानते हैं। 19th सेंचुरी की बात हुई है, यानी कि ये 19 यहाँ पे लिखा है, इससे जस्ट पीछे का नंबर ले लो। 19th सेंचुरी क्या हो गई? 1801 से 1899, ये हो गई 19th सेंचुरी। और जहां यहाँ पे 1900 लग जाएगा वहां से 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो 19th सेंचुरी में यानी 1801 से 1899 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या सब हुआ? तो अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली यानी थोड़ी जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, हाफ सेंचुरी अगर मैं बोलूँ, इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी क्या हो जाएगी? 1850। अब अर्ली बोला, उससे पहले आ जाओ, 1850 से पहले पहले का जो टाइम पीरियड है वो हो गई अर्ली 19th सेंचुरी। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? यूरोप वॉज डोमिनेटेड बाय एब्सोल्यूट मोनार्कीज। यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में एब्सोल्यूट मोनार्कीज का रोल था, यानी कि जो किंग्स थे वो बहुत ज्यादा अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर चुके थे, वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस कर रहे थे लोगों को। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब यहाँ पे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, a feeling of unity and pride among people who share common history, culture and territory। अब नेशनलिज्म की ये डेफिनेशन भी हो गई। नेशनलिज्म क्या है? वो एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे लोग यूनाइटेड फील करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, और प्राइड वाली फीलिंग होती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए एक खुद का नेशन बन रहा है। अब नेशन जब बनेगा, अपनी खुद की जो कंट्री है, तो देशभक्ति वाली तो फीलिंग डेवलप होगी ना, यानी कि नेशनलिज्म के साथ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाली फीलिंग साथ में आती है। तो यूनाइटेड फील करते हैं लोग और प्राइड फील करते हैं। क्यों फील करेंगे? ऐसे ही थोड़ी अपने आप ये सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। वो इसलिए फील करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज की नॉलेज हो जाती है कि उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री और उनकी टेरिटरी सब सेम है, हम सब सेम हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक कंट्री बनाते हैं मिल करके। तो इसीलिए उनके अंदर यूनाइटेड वाली, एकजुटता वाली फीलिंग आती है, और वो लोग प्राइड भी फील करते हैं अपनी कंट्री का। तो
तो जैसे जैसे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, नेशनलिज्म ग्रो किया, वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे इसी 19th सेंचुरी में, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उन्होंने मोनार्कीज को रिप्लेस करने स्टार्ट कर दिया विद नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनलिज्म की ग्रोथ हो चुकी है, नेशनलिज्म लोगों के अंदर, मन में, उनके हार्ट में एस्टैब्लिश हो चुका है, डेवलप हो चुका है नेशनलिज्म। ओके, तो अब लोग क्या करेंगे, अब उन्हें जब पता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, तो वो क्या करेंगे, अब जब हम सब साथ में जुड़ जाते हैं तो क्लास में भी जैसे हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, एक टीचर है जो फालतू में हम लोगों को मारती पीटती है, तो जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, प्रिंसिपल मैम के पास कंप्लेन कर आएंगे, उसके बाद वो टीचर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, टीचर ही चेंज हो जाती है ना। उसी तरह से जब लोग यूनाइटेड हो गए, कनेक्टेड फील करने लगे, तब उन्हें पता था कि हाँ, अब जब हम यूनाइटेड हो चुके हैं, हम एकजुट हैं, तो राजा हम पे एक तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता, हमारी वॉइस नहीं दबा सकता, हमारे राइट्स नहीं मार सकते राजा। तो लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाने स्टार्ट किए, उन्होंने राजा को रिप्लेस करने की कोशिश करी, राजा के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करे, और इसी की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, मोनार्कीज यानी राजा का जो रूल है वो हट गया और नेशन स्टेट्स बन गए, जिन्हें आज हम जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सब नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये सारे नेशन स्टेट्स बन गए। अब इन नेशन स्टेट्स में क्या था, ऐसा नहीं है कि जो मोनार्की कर रही थी, जिस टाइप से रूल, मोनार्कियल सिस्टम था जिसमें ऑपरेशन किया जाता था लोगों पे, जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं की जाती थी, उसके जस्ट अपोजिट अब नेशन स्टेट्स डेवलप हुए। नेशन स्टेट्स में सब लोग इक्वल थे, इक्वल बिफोर द लॉ, सबके लिए लॉ भी सेम थे और कानून की नजर में सब एक बराबर थे। एंड फ्रीडम, लोगों को हर तरह के राइट्स, ऐसा नहीं है कि किसी का मर्डर भी कर देंगे उसका भी राइट है, नहीं, तो लोगों को फ्रीडम थी कि हाँ, अपने जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें वो एंजॉय कर सकते हैं, बट वो दूसरों की लाइफ को या दूसरों के जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें खत्म नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी और फ्रीडम, इस पर बेस्ड नेशन स्टेट्स बनने लगे। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और अगर आपको इसी चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो स्टडी विद स्टडी सीट से जुड़े रहें और स्टे कनेक्टेड, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट टॉपिक क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए उसके बाद, और उसके बाद हम जानेंगे कि नेशन स्टेट्स जब बनाए गए तो उसमें कैसे चेंजेस आए। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुआ था, उसने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए, जैसे कि सबसे बड़ा चेंज था नेशनलिज्म की फीलिंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ये फीलिंग निकल के आई थी, तभी लोग यूनाइटेड फील कर पाए, कनेक्टेड फील कर पाए, और तब जाके नेशन स्टेट्स एमर्ज हुए। French Revolution marked the first clear expression of nationalism in Europe. वही बात, यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है, वो कहाँ से आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अब और क्या चेंज आया था? ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द पीपल। अब सोवरेनिटी क्या होता है? यानी कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, दैट इज नोन एज सोवरेनिटी। अब पहले सोवरेन थे? नहीं थे। फ्रांस के लोग पहले सोवरेन नहीं थे। क्यों? क्योंकि मोनार्की यानी राजा सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाया करता था और लोगों का
उससे कोई भी रिलेशन नहीं था, यानी रूल्स रेगुलेशंस में लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे। अब आज क्या होता है, आज हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट, और तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे बिहाफ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। तो हम अपनी कंट्री में अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बना पा रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में बना पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सॉवरेनिटी। तो अब पावर शिफ्ट हो जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। पहले मोनार्की के पास पावर थी और अब लोगों के पास यानी सिटीजन्स के पास पावर आ गई। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद काफी सारे रिफॉर्म्स यानी काफी सारे चेंजेस भी आए। अब ये चेंजेस लाएगा कौन? रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उन्हीं लोगों ने काफी सारे चेंजेस की डिमांड रखी और वो चेंजेस सक्सेसफुली लेकर भी आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अब कौन कौन से चेंजेस वो लेके आए थे? एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ओके, तो मोनार्की यानी सबसे पहली बात वही कि उन्होंने राजा को हटा दिया था, किंग के रूल को खत्म कर दिया। तो मोनार्की खत्म हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फिर सर्वडम भी उन्होंने खत्म कर दिया। पहले क्या होता था कि पूरा जो किंगडम है, जैसे ये पूरा किंगडम है, अब इस किंगडम में अलग अलग ऐसे जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं इलेक्शन के लिए, उसी टाइप से अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया जाता था। अब सबसे टॉप पे है किंग। अब किंग ने अलग अलग पार्ट्स में, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया है अपने किंगडम को। अब यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? फ्यूडल लॉर्ड, यानी कि किंग ने एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे रूल करने के लिए बैठा दिया है जो रहेगा तो किंग के अंडर में, किंग के अंडर में ही वो रूल करेगा उस एरिया पे, लेकिन वो एक तरह से उसे राइट है कि हाँ वो टैक्सेस वगैरह वहां से कलेक्ट कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, वो जो चाहे लोगों के साथ कर सकता है, लोगों को सप्रेस कर सकता है। और यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज होता था इस फ्यूडल सिस्टम का कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो यहाँ पे रूल किया करते थे इस छोटे एरिया में, प्रोविंस में, वो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे कॉमन पीपल से। क्यों? क्योंकि उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट जो टैक्स का है वो किंग को तो देना ही देना है, और अपने लिए भी उन्हें कुछ टैक्स कलेक्ट करना होता था। अपने बेनिफिट के लिए, अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया करते थे कॉमन पीपल पे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था। अब इन्हीं फ्यूडल सिस्टम में हम लोगों को जैसे अलग अलग फ्यूड्स हैं, अब मान लो ये तो पूरा किंगडम हो गया, अब यहाँ पे अलग अलग फ्यूड्स हैं, फ्यूडल सिस्टम बनाया हुआ है। अब एक फ्यूड को हम ले लेते हैं, एक प्रोविंस को ले लेंगे, और यहाँ पे हर प्रोविंस में क्या होता था, जैसे इतना एरिया है, लैंड का इतना एरिया एक सर्फ के अंडर में आया करता था। यानी यहाँ पे भी एक ऐसा पर्सन हुआ करता था जो रूल नहीं करता था। ये एक तरह से जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स थे, उनको एक तरह से हेड किया करता था, उनका हेड था। अब इसी के अंडर में, सर्फ के अंडर में बहुत ज्यादा बड़ा लैंड एरिया है, यहाँ पे सारे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं वो इसके अंडर में रह करके फार्मिंग करेंगे, और ये सर्फ जो है वो उन पे रूल्स रेगुलेशंस लगा दिया करता था कभी कभार, जो उनके बेनिफिट्स में तो होते ही नहीं थे फार्मर्स के। तो इस टाइप से ये पूरा सिस्टम चला करता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीजेंट्स के साथ अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। तो मोनार्की तो खत्म करी रेवोल्यूशनरीज ने, मोनार्की के साथ ये जो सर्फडम बना हुआ था इस सिस्टम को भी खत्म किया, और मैनोरियल ड्यूज। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो फ्यूड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये जो सर्फ्स हैं, इनके पास बड़े बड़े बंगलोज हुआ करते थे, उन्हें मैनोर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, तो वो जो मैनोर होते थे, जो इनके बंगले होते थे, इनके पास एक्स्ट्रा इनकम हुआ करती थी, उन सब पे एक तरह से बैन लगा दिया, ये सब अबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने मैनोरियल के अंदर ही, यानी अपने मैनोर के बंगलोज के अंदर में ही ये रह करके इन पीजेंट से खेत पे तो काम करवाया ही करते थे, साथ में अपने घर पे भी स्लेव्स की तरह काम करवाना स्टार्ट कर चुके थे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को, इनइक्वालिटी की जो प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसे खत्म करने के लिए सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज ये सब भी खत्म कर दिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद।
डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अगेन जैसे हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में देखा था कि उन्होंने ऐसा डिपिक्ट किया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में टॉर्च लेके खड़ी है, एक हाथ में चार्टर लेके खड़ी है। टॉर्च एनलाइटनमेंट को शो कर रही है, वो जो चार्टर है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैन के राइट्स के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो दोबारा से यहाँ पे वही बात आ गई, राइट्स ऑफ मैन, यानी दोबारा से यहाँ पे मैन के राइट्स के बारे में बात की जा रही है। जो चेंजेस आए वो भी मैन को ही राइट्स दिए गए, उन चेंजेस में भी। आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोयन। अब ला पैट्री ये है द फादरलैंड, इसका मतलब है द फादरलैंड, और ले सिटोयन इसका मतलब है द सिटीजन्स। अब जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया, इंडिया हमारी मदरलैंड है यानी मातृभूमि है, वैसे ही फ्रांस जो है इन फ्रेंच लोगों के लिए इनकी पितृभूमि है। और ले सिटोयन यानी यहाँ पे सिटीजन्स की बात हो रही है। अब ये ऐसे आइडियाज निकल के आए, फादरलैंड और सिटीजन। इन दोनों आइडियाज ने क्या किया, फ्रांस के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हें यूनाइटेड फीलिंग एमर्ज करने में, स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करी। जब लोगों को पता चला कि हाँ ये हमारा फादरलैंड है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी टेरिटरी है और हम इसके सिटीजन्स हैं, तो लोगों में खुद पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग स्टैब्लिश होने लगी। अब हम इंडियंस हैं, हर जगह के, मान लो यूपी के हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के, गुजरात के, केरला के, सब लोग यूनाइटेड फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, इंडियन। वैसे ही इनके लिए, फ्रांस के लोगों के लिए, फ्रेंच पीपल के लिए ये जो दो टर्म्स थे, ला पैट्री एंड ले सिटोयन, ये एक तरह से इन्हें यूनाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इसी के बाद इनको एक कॉमन आइडेंटिटी मिली फ्रेंच पीपल के तौर पे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू फ्लैग ट्राइकलर। अब इन्होंने जो इनके राजा के टाइम पे, किंग के टाइम पे जो भी इनका फ्लैग रहा होगा उसे इन्होंने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। अब इन्होंने एक न्यू फ्लैग अडॉप्ट किया और ये जो न्यू फ्लैग था उसमें 3 कलर्स थे, ट्राई कलर था वो, एक था रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो ये ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया। न्यू हाइम्स, ओथ एंड मार्टर्स कमेमोरेशन टू इंस्पायर यूनिटी। न्यू हाइम्स, हाइम्स यानी कि पोएम्स हो गई, ये सब लिखी गई खास करके रेवोल्यूशनरीज के लिए, जिन लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और जिन लोगों ने स्ट्रगल किए फ्रांस को रिपब्लिक बनाने में, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी इनजस्टिस के खिलाफ, उन लोगों के लिए हाइम्स यानी पोएम्स भी लिखी गई, स्टोरीज भी लिखी गई। और ओथ यानी अब क्या था, शपथ भी ली जाने लगी। जैसे हम लोग बोलते हैं जज के सामने, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, उसी टाइप से काफी सारी ओथ भी बनने लगी। मिलिट्री टर्म्स में भी ओथ ली जाती थी, जज बनते टाइम भी ओथ ली जाती थी, अलग अलग टाइप से ओथ बनने लगी, यानी शपथ ली जाने लगी, स्टार्ट कर दी गई ये प्रैक्टिसेस। फिर मार्टायर्स कमेमोरेशन। अब जिन लोगों ने स्ट्रगल के टाइम पे, या फिर कह लो जो सोल्जर्स थे, जो लोग जिनकी डेथ हो जाया करती थी, लेकिन ब्रेव टर्म यानी जो लोग अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए जिनकी डेथ हो जाया करती थी, मर जाया करते थे जो लोग, उनका कमेमोरेशन होने लगा, यानी उन्हें सलामी दी जाने लगी। ऐसी प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हैं, ये इनमें एक लव वाली, ब्रदरहुड वाली फीलिंग डेवलप कर रहा था फ्रेंच पीपल के बीच में, और इन्हीं सब चीजों से यूनिटी बनी रही। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। अब पहले क्या होता था कि जैसे फ्रांस बड़ा एम्पायर था, जैसे पहले किंग के अंडर में आया करता था, तो कुछ एरिया के लिए अलग रूल्स होते थे, कुछ के लिए अलग रूल्स होते थे। तो अब इन सभी रूल्स को हटा करके एक यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम लाया गया। अब पूरे फ्रांस के लिए पूरी जो टेरिटरी है, जितने में फ्रेंच पीपल रहते हैं, वो जो पूरी टेरिटरी है, वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, अब उनके लिए यूनिफॉर्म यानी एक सेम सेट है, इतने लॉज हैं, ये सभी को मानने हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। अब पहले कोई मेजर या वेट सिस्टम नहीं हुआ करता था। जैसे
आज हम लेते हैं पर केजी के हिसाब से, कोई भी चीज खरीदते हैं तो पर केजी के हिसाब से हो गया, ग्राम्स में खरीदते हैं कभी कभार। पर पहले ऐसी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को मेजर करने में बहुत परेशानी आया करती थी। कहीं पे अलग सिस्टम चल रहा है वेट का, कहीं पे अलग चल रहा है। तो इन सब सिस्टम को हटा के जो रीजनल सिस्टम्स थे वेटिंग के एंड मेजर्स के, उन सबको हटा के एक स्टैंडर्ड यानी एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखा गया वेट्स के लिए एंड मेजर्स के लिए। प्रमोशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। अब हर जगह जैसे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाया करती थी, बट पेरिस जो इनकी कैपिटल रही है स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे क्या बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी। तो फ्रेंच लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया और बाकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उन्हें इग्नोर कर दिया गया। देन Napoleon Bonaparte carried revolutionary ideas across Europe through wars and reforms. अब ये सब यहीं तक नहीं रुका। जो फ्रांस में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसका इम्पैक्ट अब हमें यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में भी देखने को मिला। इसमें मेन रोल आ जाता है नेपोलियन का। अब नेपोलियन जो था, उसने ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, ये जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जितने भी आइडियाज इमर्ज हुए थे, मेनली लिबर्टी यानी फ्रीडम का, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी और जो भी ये रिफॉर्म्स लाए गए थे सारे, इन सबको यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में फैलाना स्टार्ट किया। मेन रोल किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन ने क्या किया, ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे इन्हें पूरे यूरोप में फैलाना स्टार्ट किया, पर वॉर लड़के और ये वॉर्स के ही थ्रू काफी सारे एरियाज को जीतता चला गया, जैसे इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इन सब एरिया को ये जीतता चला गया, कॉन्कर करता चला गया नेपोलियन। अब इसके दो तरह के इम्पैक्ट्स थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड इन 1804। तो ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, इसे नेपोलियन ने खत्म कर दिया। काफी लोगों को इसके बेनिफिट मिले और नेपोलियन जो है वो कुछ लॉज लेके आया, बेसिक लॉज। उसे कहा गया नेपोलियनिक कोड या फिर उसे सिविल कोड भी कहते हैं। और ये रिफॉर्म्स लाया कब था? सिविल कोड कब आया? 1804 में। अब इस कोड के अकॉर्डिंग, नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी सभी लोग इक्वल हैं कानून की नजर से। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ। पहले जो राजा का बेटा होता था या जितने भी ब्यूरोक्रेटिक लोग थे, जितने भी लोगों के पास पावर थी, उनके जो बच्चे होते थे, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते थे, उन्हें अपने आप कोई ना कोई बेनिफिट दिए जाते थे, एडवांटेजेस मिल जाते थे। तो ये जो सिस्टम था कि बर्थ से ही, जन्म से ही उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे थे, कुछ राइट्स मिल रहे थे, तो इन सबको नेपोलियन ने खत्म किया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी, पहले लोगों के पास प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं होता था, अब ये राइट नेपोलियन ने दे दिया कि हाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हो। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप। नेपोलियन ने क्या किया, धीरे धीरे टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और टैक्स के साथ साथ सेंसरशिप भी लगा दी। इसका मतलब क्या है सेंसरशिप? यानी नेपोलियन ने एक तरह से अपने बारे में जो भी पब्लिश करना है, या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जहाँ भी जो कुछ भी पब्लिश करना है, पहले आके इसकी परमिशन ली नेपोलियन की, उसके बाद जाके ही, परमिशन के बाद ही आप वो सारी चीजें पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। तो ये होती है सेंसरशिप। तो नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स्ड मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अब जैसे हम इंडियंस हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, हमारे जो पंजाब से काफी सारे सोल्जर्स ले जाए गए थे, हमारे पंजाब से ही काफी सारे लोगों को ब्रिटिश मिलिट्री में रिक्रूट कर लिया गया था, फोर्सफुली उन्हें ब्रिटेन की तरफ से लड़ना पड़ा था। तो वही सारी चीजें यहाँ हो रही थी। यहाँ पे जो नेपोलियन था उसने क्या किया, जो भी टेरिटरीज उसने जीती हैं, जैसे जर्मनी, इटली,
हॉलैंड एंड बेल्जियम, ये जितने भी इसने टेरिटरीज जीती थी वहां से इसने फोर्सफुली लोगों को मिलिट्री में रिक्रूट किया, मिलिट्री में भर्ती किया और लड़वाया किसकी तरफ से? फ्रेंच आर्मी की तरफ से। यानी वो है जर्मन पर वो लड़ रहे हैं फ्रांस की तरफ से, तो उनके अंदर वो नेशनलिज्म वाली या कह लो पेट्रियाटिक फीलिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसी और की कंट्री के लिए लड़ रहे थे। तो ये उनके लिए बहुत डिसएडवांटेजेस लगने लगा उन लोगों को। And Napoleon's expansion felt like the French imperialism to many. अब नेपोलियन जैसे जैसे एक्सपैंड करता जा रहा था, जैसे जैसे वो टेरिटरीज जीता चले जा रहा था, काफी लोगों को ऐसा फील होने लगा कि पहले तो हम लोगों ने इन्हें वेलकम किया था अपनी कंट्री में। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग लिबर्टी की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे इन्होंने तो हमारी राइट्स छीनने शुरू कर दिए, तो इसलिए इन लोगों को लग रहा था फ्रेंच इंपीरियलिज्म आ रहा है, यानी कि जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही वैसे ही अब इन लोगों को फील होने लगा ये फ्रांस की कॉलोनीज बनते जा रहे हैं। Over time, people in conquered regions resented French control. अब टाइम के साथ साथ जैसे ही लोगों ने काफी ऑपरेशन फेस कर लिया, काफी इन्हें सप्रेस किया गया फ्रेंच आर्मीज के थ्रू, नेपोलियन के थ्रू, तब लोगों ने एक तरह से दोबारा से प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने फ्रेंच कंट्रोल से छूटने की डिमांड रखी। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट फ्रांस। अब यहाँ पे जो फ्रेंच ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी, नेपोलियन ने जितनी टेरिटरीज जीती थी, वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चलने लगे। किसके अगेंस्ट में? फ्रेंच कंट्रोल के अगेंस्ट में। यानी फ्रांस जहां से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, अब उसी के अगेंस्ट सारी जो कंट्रीज हैं वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चला रही थी। तो ये सब हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अगर अभी भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। हमने क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आज उसका सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म जब स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे धीरे धीरे नेशनलिज्म एज अ फीलिंग डेवलप हुआ, एमर्ज हुआ। Nation state in the 19th century, a state where citizens share common identity. अब 19th century में यूरोप में क्या था, नेशन स्टेट्स बनने स्टार्ट हो गए। 19th century यानी कि 1801 से 1899 के बीच में अब अलग अलग नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हो चुके थे यूरोप में। अब नेशन स्टेट्स क्या होता है? एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें, यानी सभी के मन में एज अ नेशन एक पेट्रियाटिज्म फीलिंग हो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पाए और यूनाइटेड रह पाए। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, यूपी के हों, केरला के हों, कहीं के भी हों, हम सब एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, इंडियन, हम लोग इंडियंस हैं, हमारी ये कॉमन आइडेंटिटी है। ऐसे ही वहाँ पे लोगों ने अलग अलग नेशन स्टेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, नेशनलिज्म की जब फीलिंग इमर्ज हुई थी तब। और ये जो अलग अलग नेशन स्टेट्स बन रहे थे वहाँ पे लोग एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर किया करते थे, सभी लोगों की एक कॉमन एक सेम आइडेंटिटी होती थी, यानी उन्हें उनकी कंट्री के नाम से ही पहचाना जाता था। This identity was often forged through struggles. अब ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के हम लोगों को ये कॉमन आइडेंटिटी मिल गई है, हमें फ्रीडम मिल गई है, ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल स्ट्रगल भी बहुत चले थे, तब जा कर के हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। 1857 में एक बहुत तगड़ा रिवोल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा ऐसा था कि फाउंडेशन हिला दिया था, बेस हिला दिया था हमने ब्रिटिश एम्पायर का। तब ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर अभी खत्म हो जाएगा 1857 में, बट फिर भी वो करीबन 90 ईयर्स तक
एक्सपैंड कर चुका था 90 ईयर्स तक और चला ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद जाके 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। तो उस बीच में खाली नहीं बैठे थे हम लोग, तब से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। इतने टाइम से स्ट्रगल करने के बाद जा करके हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। और ऐसे ही यहाँ पे जो नेशन स्टेट्स बने थे इन्हें भी काफी स्ट्रगल करने पड़े, रेवोल्यूशन करने पड़े, यानी क्रांतिकारियों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे। उसके बाद जाकर के इन्हें भी आजादी मिली और ये अपने अलग अलग नेशन स्टेट्स बना पाए। इन मिड 18th century यूरोप द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वॉज एमर्जिंग। 18th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि 1701 से 1799 का पीरियड। तो मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के आसपास की बात हो रही है। उस टाइम पीरियड पे यूरोप जो था वहाँ पे नेशन स्टेट का जो आइडिया है यानी नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी थी मिड 18th सेंचुरी से। और उसी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में से यानी मल्टीनेशनल मोनार्कीज यानी अलग अलग कंट्रीज में से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस में से ही मोनार्की सिस्टम हटा दिया, नहीं, अलग अलग कंट्रीज में से, अलग अलग नेशंस में से मोनार्कियल सिस्टम हटा दिया गया था। किसने हटाया? सिर्फ एक फीलिंग ने, नेशनलिज्म की फीलिंग ने, एरिस्टोक्रेसी। अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग जब जनरेट हुई लोगों के अंदर में, तो उस टाइम पीरियड पे कौन कौन ऐसे लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सोसाइटी में, कौन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं जिनके हाथ में ऑटोनॉमी है, पावर है। तो एरिस्टोक्रेसी जो प्रिविलेज्ड क्लास थी जिनके पास काफी सारे एडवांटेजेस थे, डोमिनेंट इन यूरोप सोशली एंड पॉलिटिकली। ये यूरोप में एरिस्टोक्रेसी यानी जो लोग पावर में थे, ब्यूरोक्रेटिक थे जो लोग, ये लोग एक तरह से सोशली, समाज में तो इनका दबदबा था ही, यानी सोशली भी ये लोग डोमिनेंट थे ही और साथ ही साथ पॉलिटिकली भी डोमिनेंट थे। अब ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, पूरे यूरोप की बात हो रही है, यूरोप एज अ जनरल बात करी जा रही है, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या थी? स्पोक फ्रेंच अक्रॉस यूरोप। अब जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, इन लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज थी, ये फ्रेंच बोला करते थे। इंटरमैरिड अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में मैरिज कर लिया करते थे, शादी कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि कोई एरिस्टोक्रेट किसी पीजेंट से शादी कर रहा है, नहीं, ये एक दूसरे की फैमिली में यानी रिच फैमिली में, एरिस्टोक्रेट की फैमिली का जो मेंबर है उसकी जो शादी है, मैरिज है, वो दूसरे एरिस्टोक्रेट की फैमिली के साथ ही जुड़ेगी, उन्हीं के साथ होगी। तो इस टाइप से ये एक दूसरे के साथ मैरिज किया करते थे, इंटर मैरिज चलती थी इनके बीच में, एरिस्टोक्रेट्स के बीच में। लाइफस्टाइल वाज सिमिलर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। अब सारे एरिस्टोक्रेट्स जो थे सभी रिच हुआ करते थे, सबकी लाइफस्टाइल सेम होती थी। ऐसा नहीं है कि पैसा तो खूब है सबके पास लेकिन क्या कहते हैं वो पैसे का यूज नहीं कर रहे या अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं ला रहे। जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज करती है। सभी जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी लाइफस्टाइल सेम थी, फर्क नहीं पड़ता कि किस रिलीजन से हैं, अब चाहे वो क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म से बिलोंग करते हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो सब लोग एक सेम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक रिच लैविश लाइफस्टाइल। माइनॉरिटी ग्रुप बट हैड ह्यूज इन्फ्लुएंस। तो एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, जो लोग पावर में हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सोसाइटी में माइनॉरिटी में, यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास पावर बहुत है। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी ज्यादातर जो बचा हुआ सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, यूरोप में भी वहाँ पे ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो पीजेंट्स थे। पुअर लोग ज्यादा हैं और रिच पीपल कम हैं, और यही रिच पीपल एरिस्टोक्रेट्स हैं। ये माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी
स्मॉल क्वांटिटी में है, इनके ये स्मॉल नंबर्स में है, बट फिर भी इनका ह्यूज इन्फ्लुएंस रहा है। इनके पास मतलब पॉलिटिकल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी में, यूरोप में इनका दबदबा बना हुआ था। ओके, इनकी डोमिनेंस थी। अब ये तो हमने बात करी एरिस्टोक्रेट्स की। एक और ग्रुप था द न्यू मिडिल क्लास। अब जो ये न्यू मिडिल क्लास है ये कैसे इमर्ज हुई? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी इंडस्ट्री सेटअप हुई, अब कुछ ऐसे लोग थे जो फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से हट करके, शिफ्ट होकर के अब इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने लगे। तो ये लोग ना पुअर की कैटेगरी में आते थे, ना एकदम रिच की कैटेगरी में आते थे। लैविश लाइफस्टाइल भी नहीं होती थी और पुअर लाइफस्टाइल भी नहीं होती थी। तो ये एक मिडिल लाइन में पहुंच चुके थे, ना पुअर है ना रिच है, और इसी वजह से इन्हें मिडिल क्लास कहा गया। अब मिडिल क्लास पीपल में काफी अलग अलग ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, अनप्रोफेशनल्स, काफी सारे और भी ट्रेडर्स वगैरह, ये सब हुआ करते थे। मिडिल क्लास के अंडर में ही ये सब आया करते थे। अब ये जो मिडिल क्लास है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज में? अपने नेशनलिस्ट आइडियाज को और लिबरल आइडियाज को, यानी फ्रीडम की जो सोच है उनकी, जो इक्वालिटी की उनकी सोच थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, उसे प्रमोट करने में और फैलाने में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। Majority of the population were peasants, but they were less involved in political change initially. अब सबसे ज्यादा मतलब माइनॉरिटी में तो ये थे एरिस्टोक्रेट्स, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिनकी थी, मेजॉरिटी में जो लोग थे वो थे पीजेंट्स। अब पीजेंट्स जो थे ये मेजॉरिटी में तो थे, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये सब स्ट्रगल्स स्टार्ट हुए, तब पीजेंट्स ने स्टार्टिंग में पॉलिटिकल चेंज लाने में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। हाँ, धीरे धीरे इनका भी माइंड चेंज हुआ, इन्होंने धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट भी किया, स्ट्रगल भी किए, बट स्टार्टिंग में इनिशियली लिखा है यहाँ पे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में पॉलिटिकल चेंज लाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। अब ये जो पीजेंट्स थे, अब पूरा यूरोप इतना बड़ा है, कहीं पे कोई सिचुएशन है, कहीं पे दूसरी सिचुएशन है, तो ऐसे ही ये जो पीजेंट्स थे वो वेस्टर्न यूरोप में, ये पूरा यूरोप है, यूरोप का वेस्ट साइड जो है, ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर जो पीजेंट्स थे वो स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे, सबके पास लगभग अपने छोटे छोटे लैंड्स तो हुआ करते थे, प्लॉट्स होते थे। अब यही हम बात करें ईस्टर्न यानी रशिया की साइड की, एशिया की साइड का जो एरिया है यूरोप का, वहाँ पे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होते थे, नोबल्स यानी यही एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, जो रिच पीपल हुआ करते थे, उन लोगों के थ्रू प्रॉपर्टी ओन की जाती थी, उन लोगों के पास बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, स्मॉल पीजेंट्स के पास नहीं। अब बात करते हैं लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म क्या होता है? फ्रीडम, लिबरल फ्रीडम, लिबरलिज्म वो आइडियोलॉजी जो फ्रीडम शो करती है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। ISM इज्म लग जाता है तो यानी वो आइडियोलॉजी बन जाती है, हमारा आइडिया है। तो लिबरलिज्म एक ऐसा आइडिया, हमारा एक ऐसा थॉट जिसमें हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, किसी चीज पे बंदिशें ना लगाई जाएं, लोगों को फ्रीडम दी जाए, उनके बेसिक राइट्स दिए जाएं उनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो ये लिबरलिज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। कैसे? उन्हें मतलब लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, पर 2 सेंस में। किन 2 सेंस में? पहली पॉलिटिकल लिबरलिज्म होनी चाहिए थी, उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी। अब पॉलिटिकल फ्रीडम में उन्होंने किस चीज की डिमांड रखी हुई? अब मोनार्कियल सिस्टम था यानी किंग का रूल था, उन्हें वही हटाना था। तो ये चीज इन्हें पॉलिटिक्स मतलब ये पॉलिटिक्स ही है, कौन हम पे रूल करेगा, तो इस चीज में चेंज लाना था पीजेंट्स को और बाकी मिडिल क्लास हो गए, इन सबको, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने रेवोल्यूशन किया था, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था, उन सबको पॉलिटिकल चेंज में क्या चाहिए था कि मोनार्की हट जाए, राजा का रूल हट जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ जाए, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसे हम खुद इलेक्ट करें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करें, और ऐसे ही हम अपनी गवर्नमेंट को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इलेक्ट करें, जैसे आज हम इंडिया में भी करते हैं। और दूसरा, उन्हें इकोनॉमिकल फ्रीडम भी चाहिए थी, इकोनॉमिकल सेंस में भी उन्हें लिबरलिज्म चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी। अब
इकोनॉमी के सेंस में कैसे फ्रीडम मिल सकती है? ऐसा तो नहीं है कि उन्हें क्या कहते हैं हम पैसे ऐसे फ्री में बांटेंगे, नहीं, उन्हें फ्रीडम कैसे दी जाएगी इकोनॉमिकल सेंस में? फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। हम लोगों को क्या करना है, मार्केट की फ्रीडम दे देनी है, यानी सभी लोग फ्री हैं कि वो मार्केट में जाएं और ट्रेड करें, तो हमें मार्केट के लिए उन लोगों को फ्रीडम दे देनी है। और रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी ट्रेड करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, कुछ टैक्स देना पड़ता था, हाई टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो वो सारी चीजें हटाई गई, उन सब चीजों को हटाया गया, टैक्स हटाए गए। और जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ लोगों को तो ट्रेड करने से मना कर दिया जाता था क्योंकि वो लो ओरिजिन के थे, तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स थे, उन सबको हटा दिया गया और मार्केट की भी फ्रीडम लोगों को दे दी गई। और इसी तरह ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, इन दोनों की डिमांड उठी थी, यानी दोनों ही चीजें होनी चाहिए थी। मोनार्कियल सिस्टम भी हटाना था, एक ऐसी गवर्नमेंट लानी थी जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, और इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए थी लोगों को कि उन्हें मार्केट की फ्रीडम मिल जाए, वो लोग मार्केट में जा करके खुद ट्रेड कर सकें, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए। अब इसका जो इकोनॉमिकल लिबरलिज्म है उसका एग्जाम्पल है ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन है जो कि प्रशिया के थ्रू बनाई गई थी, मतलब प्रशिया में बनाई गई थी, एक ज़ोल्वरीन नाम की कस्टम यूनियन। यहाँ पे ट्रेडर्स के राइट्स के बारे में बात की जा रही थी। ये बनी कब? 1834 में। और ये जो है ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन, ये जो ट्रेडर्स का पूरा यूनियन है, ग्रुप जो है, उन्होंने क्या सब चेंजेस लेके आए, वो लोग क्या चेंज लेके आए सोसाइटी में? पहला, उन्होंने टैरिफ बैरियर्स जो थे, जर्मन स्टेट्स क्यों लिखा है? क्योंकि आज जो हम जर्मनी देखते हैं वो जर्मनी पहले 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, अलग अलग राजा 39 स्टेट्स में रूल कर रहे थे, अलग अलग किंग का रूल था। तो वो जो जर्मन स्टेट हैं वहाँ पे टैरिफ बैरियर्स जो थे, यानी आपको एक स्टेट से मतलब दूसरे स्टेट में जाना है, एक से दूसरे स्टेट में जाना है तो कुछ टैक्स देना होगा। अगर मानो ऐसी 3-4 स्टेट्स छोड़ के हम लोगों को कहीं जाके मार्केट में ट्रेड करना है तो फिर तो इधर से गए सेकंड स्टेट में वहाँ टैक्स भरा, सेकंड से थर्ड स्टेट में गए वहाँ टैक्स भरा, सारी इनकम तो ऐसी चली जाएगी। तो इसलिए ये टैरिफ बैरियर्स हटाए गए जर्मन स्टेट्स में से। और एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स, ये अडॉप्ट कर लिया गया, यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी करेंसी रहेगी वो चूज कर लिया, तो पूरे जर्मन स्टेट में चला करती थी एक ऐसी करेंसी चूज कर ली। और वेट्स एंड मेजर, अब पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि वेट्स ऐसा तो नहीं था कि जैसे आज हम करते हैं केजीज में, एक स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास केजी, जिसमें हम लोग वेट्स मेजर करते हैं। लेकिन पहले तो ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहीं पे 1 केजी ज्यादा होता था, कहीं पे 1 केजी बहुत कम क्वांटिटी मिलती थी 1 केजी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए पूरे जर्मन स्टेट का एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर सिस्टम भी बनाया गया था। तो ये सब हमने पढ़ा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस टॉपिक के अंडर में। होप आप सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue our class 10th History Chapter 1, Rise of Nationalism in Europe. तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? A new conservatism, जो स्टार्ट हुआ 1815 में। अब कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है। किसकी आइडियोलॉजी? कंजर्वेटिव्स की। अब कंजर्वेटिव्स कौन लोग होते थे? वो लोग जो ट्रेडिशनल तौर तरीकों में विश्वास रखा करते थे, जिन्हें पुराने तरीकों से चलना पसंद था, वो लोग कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। अब कंजर्वेटिज्म उन्हीं लोगों की आइडियोलॉजी को कहा जाता है, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को, उन्हीं के थॉट को कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल फिलॉसफी एमिंग टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे
पॉलिटिकल सेंस में कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है। कंजर्वेटिव्स जैसे लिबरल आइडियाज फैल गए थे फ्रांस में, और फ्रांस से यूरोप के नेशंस में किसने फैलाए थे? नेपोलियन ने। तो जैसे ये लिबरलिज्म के आइडियाज फैल गए थे, उसके बाद जब बाद में नेपोलियन की डिफीट होती है, नेपोलियन हार जाता है लड़ाई में 1815 में, उसके बाद जाके कंजर्वेटिव्स जो थे वो लोग चाहते थे कि वापस से पुराने तरीके से ही रूल किया जाए, उनके पास वापस से वही पावर्स आए जो पहले हुआ करती थी। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। Not always opposed to change, but wanted gradual change rather than revolution. तो कंजर्वेटिव्स जो थे, ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि प्रॉपर चेंज हो जाए, नहीं, वो लोग चाहते थे कि जो लिबरलिज्म के आइडियाज के थ्रू नेपोलियन के टाइम पीरियड पे जो भी ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे इन कंजर्वेटिव्स को फायदा हुआ है, बेनिफिट पहुंचा है, तो वो उन सारे चेंजेस को साथ में लेके चलना चाहते थे और बाकी चीजों को चेंज करके पुराने तरीके से भी जीना चाहते थे। तो यानी कि इन्होंने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले रूल चलता था, सेम उसी को अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि इन्होंने उसमें थोड़े बहुत चेंज किए थे। ये बिल्कुल चेंज को अपोज नहीं करते थे कि पूरी तरह से अपोज कर दिया, हमें कोई चेंज चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं करते थे। इन्हें धीरे धीरे चेंज चाहिए था, और कैसा चेंज? जो इनके बेनिफिट में हो। They believed in monarchies. अब जो कंजर्वेटिव्स थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तो मोनार्कीज चला करती थी, राजा का रूल हुआ करता था, किंग रूल होता था। तो कंजर्वेटिव्स भी किंग रूल को फॉलो करते थे, उसमें बिलीव किया करते थे, उन्हें वही सिस्टम पसंद था, मोनार्कियल सिस्टम। देन एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स वो लोग जो जिनके पास पावर थी, जैसे ब्यूरोक्रेटिक लोग जो होते हैं, जो राजा के अंडर में ही आते हैं, बट उनके पास भी काफी हद तक पावर होती है। अमीर लोग जो होते हैं, रिच पीपल, उनके पास भी काफी पावर हुआ करती थी। तो ये जो रिच क्लास है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, उन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट्स। तो ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके पास काफी सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे। प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी जन्म से ही इन्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जो एरिस्टोक्रेट्स का है। तो उन्हें बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस यानी कुछ एडवांटेजेस मिलते थे। जैसे यहाँ पे भी होता था, वर्ण सिस्टम चला करता था इंडिया में बहुत पहले, तो उसी टाइप से यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स को भी उनके घर में पैदा हुए जो बच्चे थे, उन्हें भी बाय बर्थ काफी सारे प्रिविलेजेस मिला करते थे। Established churches। अब इस टाइम पे जो रिलीजन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो इस टाइम पे जो चर्च थे, अब यूरोप में ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो इनके लिए जो चर्चेस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। अब ट्रेडिशनल वे की बात कर रहे हैं हम, और रिलीजन बीच में लाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चर्च स्टैब्लिश किए गए थे, उनको भी थोड़ी बहुत पावर दी गई, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब ज्यादा ही पावर थी चर्चेस के पास। उन्हें एक तरह से राजा भी उनके अंडर में ही आता था एक तरह से। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो पूरी पावर राजा के पास है, बट रिलीजियस सेंस में देखा जाए तो राजा भी किसके पास जाएगा? फादर के पास। चर्च में जो लोग हैं उनके अंडर में राजा रह के अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज किया करता था। तो यहाँ पे चर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कंजर्वेटिव्स मानते थे। कंजर्वेटिव्स इन सारी चीजों में बिलीव किया करते थे, मोनार्कीज, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस और चर्चेस। नेक्स्ट क्या है? सोशल हायरार्कीज। अब सोसाइटी में हायरार्कीज ना हो, यानी एक सिस्टम ना हो जिसमें कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर सोसाइटी में हायरार्कीज होती हैं, कोई एकदम टॉप पे होता है जैसे किंग्स, और कोई एकदम बॉटम पे होता है, एकदम लो ओरिजिन का उसे माना जाता है, जैसे कि पहले से ही पीजेंट्स को, आर्टिसंस को ऐसा माना गया। तो सोशल हायरार्कीज में भी बिलीव कौन करता था? ये कंजर्वेटिव्स। नाउ बैकग्राउंड ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म तो समझ लिया कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। अब ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म यानी वही सब कि जब कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि
वापस से ट्रेडिशनल वे को हम अडॉप्ट करें, ट्रेडिशनल वे में ही जाके जैसे पहले रूल किया जाता था उसी टाइप से ये रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन ये भी चाहते थे कि ऐसा ना हो कि चेंज आए ही ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंजेस आए। तो यही इनकी जो आइडियोलॉजी है उसे न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। अब न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। नेपोलियंस डिफीट इन 1815। अब ये सब स्टार्ट हुआ नेपोलियन की हार के साथ। नेपोलियन एक बैटल में हार गया 1815 में। European governments wanted to restore the old order that existed before French Revolution and Napoleonic Wars. अब नेपोलियनिक वॉर्स कब स्टार्ट हुई, यानी नेपोलियन ने वॉर्स लड़ना कब स्टार्ट किया था, 1797 से। तो जब नेपोलियन ने वॉर्स लड़ना स्टार्ट किया, काफी सारी बैटल्स लड़ी, फिर धीरे धीरे उसने यूरोप के अलग अलग नेशंस को कॉन्कर कर लिया, यानी अपने अंडर में ले आया, उनके ऊपर रूल करने लगा। ठीक, तो ये जो नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो हुआ था 1789 में, तो इन दोनों से पहले यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर से पहले जिस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम चला करता था उसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। किसने करी ये कोशिश, किसने ट्राई किया है वही सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए, वो थे यूरोपियन गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है कि फ्रांस की गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली हम बात करें, पर्टिकुलरली जर्मनी की बात कर रहे हैं, नहीं, यूरोप के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग नेशन में जहाँ पे नेपोलियन का कंट्रोल था वहां पे लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे इस एब्सोल्यूटिस्ट रूल के वजह से। यानी नेपोलियन का ये जो ऑपरेशन था धीरे धीरे लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा, लोगों को लगा कि ये जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो धीरे धीरे हमारी कंट्रीज पे, हम पे रूल कर रही हैं, हम फ्रेंच की कॉलोनी बनते जा रहे हैं। तब लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट करे थे और तभी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बाद जो लोग थे, यूरोपियन गवर्नमेंट थी अलग अलग कंट्रीज की, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वही सिस्टम वापस से फॉलो करेंगे, वही पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा लेके आएंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था, यानी मोनार्कियल सिस्टम। नाउ ट्रीटी ऑफ वीना 1815। अब ट्रीटी ऑफ वीना, ये नेपोलियन की जब हार हुई, नेपोलियन जब हार गया बैटल में, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वीना साइन की गई थी। मीटिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स टू रीड्रॉ पॉलिटिकल बाउंड्रीज आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। तो ये यूरोपियन पावर्स जो थी, यानी अलग अलग जो नेशंस थे जिन पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें नेपोलियन ने कॉन्कर कर लिया था, अब उन्हीं कंट्रीज ने एक मीटिंग रखी थी। उसी मीटिंग को क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वीना। ओके, तो ये यूरोपियन मीटिंग रखी क्यों गई थी, ये सारी जो पावर्स हैं उन सब ने ये मीटिंग रखी क्यों थी, क्योंकि वो चाहते थे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं यानी टेरिटरी हैं उसे दोबारा से रीड्रॉ किया जाए कि इतना एरिया जर्मनी का है, इतना फ्रांस का है। वो चाहते थे कि दोबारा से यही पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीड्रॉ की जाएं जिससे हम अपनी खुद की जो कंट्री है उसे बनाने के लिए आगे बढ़ सकें, उसे एस्टैब्लिश कर सकें। ड्यूक मेटरनिक फ्रॉम ऑस्ट्रिया वाज द होस्ट। अब ड्यूक मेटरनिक ये ऑस्ट्रिया से थे और इन्होंने ही ये मीटिंग करवाई थी, मतलब इसके होस्ट थे, हेड थे, काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं हेड थे, ड्यूक मेटरनिक। अब ट्रीटी ऑफ वीना में कौन कौन से मेन डिसीजंस लिए गए, restored old monarchies, created a balance to prevent wars and no encouragement for liberals or nationalists। सबसे पहले तो वही पुराना जो मोनार्कियल सिस्टम था, मोनार्की थी, किंग रूल था, उसे दोबारा से एस्टैब्लिश किया गया। फिर क्या होता है, अब एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये कंजर्वेटिज्म जो था, न्यू कंजर्वेटिज्म, वहां पे इन लोगों का कहना क्या था कि हम चेंजेस पूरी तरह से अपोज नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं चेंजेस आए पर धीरे धीरे आए। ठीक है, तो ये क्या तरीका था इनका कि ये बैलेंस बनाना चाहते थे, इनकी स्ट्रैटेजी थी कि ये बैलेंस क्रिएट करें जिससे कि फ्यूचर में लिबरलिस्ट
और कंजर्वेटिव्स, इनके बीच में लड़ाई ना हो। तो इन वॉर्स को रोकने के लिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। और जो लिबरल्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम की डिमांड रखते थे, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन लोगों को कोई भी एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता था, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता था। और जहाँ तक कि जब भी कोई भी पर्सन ऐसा दिखता था जो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पनिश भी किया जाने लगा। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वीना हुआ, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, सारी चीजें लगभग वही हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था उसे अडॉप्ट किया दोबारा से, बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब ये सब जो भी हुआ उसका आउटकम क्या आया, पॉलिटिकल आउटकम, राजनीति पे हमें क्या असर देखने को मिला, रिजल्ट क्या आया उसका। बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। अब फ्रांस में पहले बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी और वापस से इन्हीं का कंट्रोल हो गया। जर्मनी रिमेन्ड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो आज हम जर्मनी का एरिया देखते हैं वो अलग अलग 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, डिवाइडेड था। ठीक है, तो वही 39 स्टेट्स जर्मनी में हमें देखने को मिले, यानी जर्मनी अभी भी कन्फेडरेशन यानी डिवाइडेड रहा 39 स्टेट्स के बीच में। एंड इटली वाज अगेन प्लेस्ड अंडर ओल्ड रूलर्स। अब इटली पे भी काफी रूलर्स रूल किया करते थे। धीरे धीरे जो पुराने रूलर्स थे उन्हीं का रूल फिर से स्टैब्लिश हुआ। अब रिप्रेशन ऑफ लिबरल्स। अब ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि कंजर्वेटिव्स का क्या कहना था, उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी, बट अब जो लिबरल्स थे उनको लेके उन्होंने क्या एक्शन लिए, उन्हें कैसे रिप्रेस किया गया, उनकी आवाज को, उनकी वॉइस को कैसे सप्रेस किया गया। सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर एंड बुक्स। अब जैसे नेपोलियन ने किया था कि सेंसरशिप लगा दी थी, अगर आपको कुछ भी पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में, तो पहले परमिशन लेनी होगी, किसकी, नेपोलियन की। वही चीज अब यहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो हैं लिबरल्स के साथ करने लगे। अब लिबरल्स को सेंसरशिप उन पे अपोज कर दी गई। अब लिबरल्स को परमिशन लेने की जरूरत थी अगर उन्हें न्यूज़पेपर और बुक्स में कुछ भी पब्लिश करवाना है तो। सप्रेस्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब जो कंजर्वेटिव्स का रोल था, यही जो किंग रूल आ गया था, अब उसके अंडर में क्या किया गया, जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करता पाया जाता था इंसान, यानी लिबरल लोग होते थे, जो नेशनलिस्ट होते थे, जो दोबारा से अपनी वॉइस उठाने की कोशिश किया करते थे, उनको सप्रेस कर दिया जाता था, उनकी वॉइस को ही दबा दिया जाता था। उन्हें रेवोल्यूशन करना एक तरह से अलाउ ही नहीं था। कौन चाहेगा कि उसका रूल हटे, तो किंग ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे उन लोगों के अगेंस्ट में जो उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड बैंड क्लब्स एंड गैदरिंग्स। अब अगर हमें जैसे रेवोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ता है, मीटिंग करनी होती है, बातचीत करनी होती है कि वो किस टाइप से मूवमेंट को, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे क्या किया किंग ने, जो क्लब्स थी, जो लोगों की गैदरिंग्स थी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सके, मीटिंग कर सके, उन सभी चीजों को बैन कर दिया गया। रिएक्शन ऑफ लिबरल्स। अब जब लिबरल्स की वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है, उनपे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तो लिबरल्स का रिएक्शन कैसा रहा। सॉ ट्रीटी ऑफ वीना एज अ बिट्रेयल ऑफ आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से आइडियल्स, कौन कौन से आइडियाज निकल के आए, फ्रीडम निकल के आई थी, फ्रेटर्निटी थी, सॉवरेनिटी थी, काफी अलग अलग ऐसी चीजें थी जिसमें लोगों को अपनी फ्रीडम के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया ही इसलिए था लोगों ने, जिससे कि उन्हें लिबर्टी मिल सके, फ्रीडम मिल सके, उनके राइट्स के बारे में सोचा जा सके। पर अब धीरे धीरे वही पुराना रूल एस्टैब्लिश कर दिया गया, तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया। उन्हें लग रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो उन्होंने किया था उसके जस्ट अपोजिट ही सारी चीजें हो गई। सीक्रेट सोसाइटीज ग्रू इन नंबर। अब सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनरी सोसाइटी बनी इटली में, लोगों ने सीक्रेटली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया
and discontent led to the uprisings in 1830s. अब जितना भी discontent था, जितने भी लोग एक तरह से खुश नहीं थे गवर्नमेंट से, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी वॉइस दोबारा स्टार्ट करी, दोबारा राइज करी, उन्होंने दोबारा से अपने राइट्स के बारे में बोलना शुरू किया। तब यही सारे जो अपराइजिंग्स हैं, रिवोल्ट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे 1830s में। और यही सब हम इस अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, द रेवोल्यूशनरीज। यानी अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल्स थे, उन लोगों का क्या कहना था, उन लोगों ने आगे क्या सब किया, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बट रिमेंबर, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 का 4th टॉपिक पढ़ेंगे। 4th टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। Who were revolutionaries? अब revolutionaries थे कौन? सबसे पहला क्वेश्चन। Revolutionaries, people who opposed monarchy and conservatism in Europe after 1815। हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में ये देखा था कि कंजर्वेटिज्म कैसे ग्रो हुआ। कंजर्वेटिज्म होता क्या है, यानी वही मोनार्कियल सिस्टम जो पुराने रीति रिवाजों को या कह लो ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो वो लोग जो कंजर्वेटिज्म और मोनार्कियल सिस्टम यानी राजा के रूल को, दोनों को ही अपोज करते थे, मोनार्की और कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में जो लोग थे, उन लोगों को हम रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। अब ये रेवोल्यूशनरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरोप में। कब? 1815 के बाद, जब नेपोलियन की हार होती है, उसके बाद इन रेवोल्यूशनरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Mostly liberals, nationalists, students, educated middle class and sometimes aristocrats। तो ये रेवोल्यूशनरीज ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था, नहीं, अलग अलग सोशल ग्रुप में से ये लोग बिलोंग करते थे, ये लोग आया करते थे। काफी सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते थे, और कभी कभार एरिस्टोक्रेट्स यानी जो ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो चेंज चाहते थे। कंजर्वेटिव्स तो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन यही जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनके पास खुद पावर है, वो भी चाहते थे कि हाँ चेंज आए। तो थोड़े बहुत ऐसे लोग भी रहे हैं जो अपनी ही पावर में रह करके अपनी ही पावर को चैलेंज कर रहे थे, इस टाइप से। तो एरिस्टोक्रेट्स कभी कभार रेवोल्यूशनरीज बन जाते थे, और सारे रेवोल्यूशनरीज में क्या चीज कॉमन थी, वो सब लिबरलिज्म को फॉलो करते थे और नेशनलिज्म। उन सभी की लड़ाई किस चीज के लिए थी? लिबरलिज्म यानी फ्रीडम के लिए, और नेशनलिज्म यानी अपना एक नेशन स्टेट, अपनी खुद की कंट्री बनाने के लिए ये इन जनरल अपनी लड़ाई लड़ते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो ये सब थे रेवोल्यूशनरीज। गोल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज क्या होता है उस बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमें जानना है कि वो जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशन करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे, उनका मोटिव क्या होता था, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें क्या उनका गोल था, उसके बारे में। टू क्रिएट नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन सबका एक ही गोल था, सबसे मेन वो ये था कि ये चाहते थे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, इनकी खुद की एक कंट्री बने, एक नेशन स्टेट बने। और वो नेशन स्टेट जो है उसमें क्या सब चीजें होनी चाहिए? लिबर्टी यानी उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी लोग इक्वल माने जाने चाहिए कानून की नजर में, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर से सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए हर एक चीज में।
फ्रेटर्निटी यानी वही ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, भाईचारा वाली फीलिंग कि हाँ हम सब एक ही कम्युनिटी एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। तो इन सभी लिबरलिस्ट्स की लड़ाई जो थी वो थी कि इन्हें अपना खुद का नेशन स्टेट बनाना, और बेसिक चीजें ये उनके नेशन स्टेट्स में होनी चाहिए, उनकी कंट्री में होनी चाहिए, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर ये तीन चीजें नहीं हुई, तीन प्रिंसिपल्स हुए ही नहीं, तो ये तो वही मोनार्कियल सिस्टम जैसे ही हो जाएगा, यानी दोबारा से राजा का रूल हो या ना हो तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, डिफरेंस नहीं रह जाएगा इन दोनों के बीच में। मोनार्कियल सिस्टम में सारे राइट्स छीने गए थे, यहाँ पे ये लड़ रहे थे ऐसे नेशन स्टेट बनाने के लिए जहाँ पे इन्हें इनके बेसिक राइट्स मिल सके। और इनका दूसरा गोल क्या था, दूसरा मोटिव क्या था इनका? टू एंड द रूल ऑफ मोनार्की एंड टू यूनाइट फ्रेगमेंटेड स्टेट्स इनटू वन नेशन। अब ये चाहते थे मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो, जो किंग रूल चल रहा है, जो क्राउन रूल चल रहा है, उसे खत्म किया जा सके, और जितने भी फ्रेगमेंटेड यानी डिवीजन, फ्रेगमेंटेड मतलब सेगमेंटेड यानी टूटे हुए, बिखरे हुए, अलग अलग पार्ट्स में जो चीज हो तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड। जैसे अगर कोई ग्लास टूट जाए तो हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ ग्लास, यानी कि टूटे हुए पीसेस हैं ग्लास के। तो इसी टाइप से जर्मनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने पिछले काफी वीडियोस में देखा कुछ टॉपिक्स में कि जर्मनी जो है वो 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड था, यानी 39 स्टेट्स थे जर्मनी के, और सभी पे अलग अलग रूलर का रूल था। तो इसी वजह से जो जर्मनी है वो फ्रेगमेंटेड स्टेट्स की कैटेगरी में आएगा। अब जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इटली पे भी काफी अलग अलग रूलर्स रूल किया करते थे। तो इन रिवॉल्यूशनरीज का मेन मोटिव गोल यही था कि उन सब रूलर्स को हटाया जाए, मोनार्की हटाई जाए, और ये जितने भी फ्रेगमेंटेड स्टेट्स हैं, बिखरे हुए स्टेट हैं जो अलग अलग रूलर के अंडर में आते हैं, बट वहाँ के जो लोग हैं वो एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसा उनका कल्चर है, तो उन सभी लोगों को यूनाइट किया जा सके और एक नेशन स्टेट बनाया जा सके उन लोगों के लिए। तो ये कुछ मेन गोल थे रिवॉल्यूशनरीज के। Since conservative rulers banned liberal and nationalist activities, revolutionaries operated through secret societies. अब कंजर्वेटिज्म जो हमने पिछला टॉपिक देखा, अ न्यू कंजर्वेटिज्म, उसमें हमें पता चला कि कंजर्वेटिव रूलर्स जो थे उन्होंने लिबरल रूलर्स की जो वॉइस है उसे सप्रेस किया था, यानी इन लोगों की आवाज नहीं उठने दी। इन लोगों के जो गैदरिंग्स किया करते थे, जो मीटिंग किया करते थे, उस सब पे भी बैन लगा दिया गया। इन लोगों के लिए सेंसरशिप लगा दी गई, यानी अगर इन्हें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स किसी में भी कुछ भी पब्लिश करना है तो सबसे पहले इन्हें परमिशन लेनी होगी रूलर की। तो यही सारी चीजों की वजह से इन लोगों ने, रिवॉल्यूशनरीज ने, अब प्रोटेस्ट करना जारी रखा, बट कैसे? सीक्रेट सोसाइटीज बना के। ये ओपनली तो सोसाइटी में प्रोटेस्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, बट इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, और उसके थ्रू अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने रेवोल्यूशंस को कंटिन्यू रखा, अपने राइट्स के बारे में जो बातें हैं, राइट्स के लिए जो लड़ाई है, उसे कंटिन्यू रखा। अब ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, ऐसा तो नहीं है बिना किसी मोटिव के बना दी गई, बिना किसी एम के ये सीक्रेट सोसाइटीज बना दी गई, नहीं। इन सभी सीक्रेट सोसाइटीज का एक पर्पस था, एक नहीं मतलब बहुत सारे पर्पस थे। उनमें से कुछ मेन ये है, एजुकेट पीपल अबाउट नेशनलिज्म। मेन पर्पस ये था इन सीक्रेट सोसाइटीज का कि हम लोगों को बताएं नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, राष्ट्रवाद की क्या फीलिंग होती है, उस सब के बारे में हम लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, अब जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाए कि किस
टाइप से प्रोटेस्ट करना है। जैसे हमने इंडियन नेशनलिज्म में देखा, इंडियन नेशनलिज्म में क्या होता था, गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी कि हम लोग क्या करें, उनका जो थॉट था वो ये था कि हम सब नॉन वायलेंस पाथ पे चले, यानी नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करें। बट काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करते वक्त एकदम वायलेंट तरीकों को अपना लिया, जैसे कि हमें चौरा चौरी इंसिडेंट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया था। तो यही ऐसी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स काफी बार बंद हुए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो उस टाइम पे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी कि अगर उन्हें रेवोल्यूशन करना है, उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना है, तो किस टाइप से करना है, उसकी ट्रेनिंग लोगों को चाहिए थी। तो यहाँ पे भी जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी सीक्रेट सोसाइटीज बना करके। स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पर्पस था उनका कि रेवोल्यूशनरीज ने ये जो सोसाइटीज बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटीज, उनके अंडर में रह करके उनके थ्रू जो दूसरे लोग हैं उन सभी के मन में लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसी आइडियोलॉजीज उनके मन में डाली जाए। लोगों को बताया जाए कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो राजा है, किंग है, वो उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहा है। तो अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें एजुकेट कराएंगे उनके फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, लिबर्टी वही सेम हो गया फ्रीडम, तो इन सब राइट्स के बारे में अगर हम लोगों को नॉलेज देंगे, तब जाहिर सी बात है अगर उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जब उन्हें इन सब आइडियाज के बारे में पता चलेगा, तब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि हाँ हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में लड़ना है। जैसे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हमने देखा कि पहले इंडियंस को नॉलेज नहीं थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है। इंडियंस को भी नहीं पता था कि उन लोगों के भी कुछ राइट्स हैं। वो तो बस ये देखते थे कि ब्रिटिश क्राउन हम पे रूल कर रहा है, वो उनके रूल के अंडर में रह रहे थे इंडियंस। बट जब इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड की गई, अब इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड की गई थी इस नजरिए के साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि इंडियंस जो हैं, जब वो इंग्लिश नॉलेज गेन करेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे उन ब्रिटिशर के जो कॉलोनी थी, यानी हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, उसे मैनेज करने में। ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम इंडियंस उनकी मदद करेंगे ब्रिटिश इंडिया संभालने में। बट इसका जस्ट उल्टा हुआ। जब लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली, जब लोगों को इन सभी राइट्स के बारे में नॉलेज मिली, तब उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट ही स्टार्ट कर दिए। उन्हें पता चल गया था कि हाँ कुछ ऐसे राइट्स भी हैं उनके जो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, जो उनसे छीन लिए जा रहे हैं। तो अपने हक के लिए इंडियंस लड़े थे और तभी हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस गेन कर पाए। अब एक बहुत फेमस नाम आता है गिउसेप मज़ीनी। ये भी एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इन्होंने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। बॉर्न इन जेनोवा, इटली, ये इटली में एक जगह है जेनोवा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ और इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी, कार्बोनरी। कार्बोनरी सोसाइटी इटली में बनी थी, उसे इन्होंने ज्वाइन किया। He was sent into exile in 1831। अब 1831 में, अब जैसा बताया था कि कंजर्वेटिव रूलर्स जो थे, उन्होंने सारे रेवोल्यूशनिस्ट पे और लिबरलिस्ट पे बैन लगा दिया था कि वो रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बट जब इन्होंने रेवोल्यूशन किया 1831 में, तो इन्हें बाहर निकाल दिया गया देश से, इनके देश से, कंट्री से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने बाहर रहकर भी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई दूसरे नेशंस में, जैसे यंग इटली 1831 में बनाई, इटली को आज़ाद करवाने के लिए जहाँ पर वो पैदा हुए थे। और यंग यूरोप इन्होंने बनाया 1834 में। और इस जो सीक्रेट सोसाइटी, ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, इसका मोटिव था कि वो चाहते थे सिर्फ इटली नहीं, यूरोप के जो दूसरे नेशन हैं जो किंग रूल के अंडर में आ रहे हैं, उन्हें भी आज़ादी मिले। तो यंग इटली उन्होंने स्पेसिफिकली इटली के लिए बनाई थी, और यंग यूरोप, यूरोप के सभी नेशंस के लिए। Believe that nations were the natural units of mankind। अब
इनका मानना ये था कि जो नेशन स्टेट्स हैं, जैसे हम कंट्री बनाते हैं अपनी, तो एक कंट्री जो है, जो नेशन है, वो मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी का, इंसानियत के एक बेसिक यूनिट है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इनका कहना ये था कि जैसे एक पूरा रीजन है, वहाँ पे लोग जब उनका कल्चर सेम है, उनकी आइडियोलॉजी सेम है अपने नेशन की तरह, जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग उनके मन में है, उनका सेम कल्चर है, सेम ट्रेडिशन है, सारी चीजें लगभग सेम है, उनकी हिस्ट्री भी सेम है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर पाएंगे। और यही आइडियोलॉजी गिज़त मज़ीनी ने दी, ये कह करके कि एक नेशन मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी, वहाँ पे रह रहे सभी लोगों को एकजुट करने की, उनकी यूनिटी की एक बेसिक यूनिट है। नेशन में ही रह के लोग यूनाइटेड फील करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज के बारे में इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन रेवोल्यूशनरीज की इम्पोर्टेंस क्या थी? क्या ऐसा कुछ था जिसके थ्रू हमें पता चले हाँ रेवोल्यूशनरीज इम्पोर्टेंट थे? Kept alive spirit of liberalism and nationalism when conservatives tried to suppress them. अब रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था? जब कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे, जब वो इन सब की वॉइस सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी इन रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं, इन्हें जिंदा रखा। Their efforts inspired the uprisings of 1830 and 1848 across Europe. अब इन्होंने जो इतने efforts किए, इतने struggle किए, उसी का नतीजा हमें 1830 और 1848 में देखने को मिला। यानी 1830 में भी रेवोल्यूशन हुआ था और 1848 में भी रेवोल्यूशन हुआ, और इन्हीं रेवोल्यूशंस के थ्रू काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उन्हें इंडिपेंडेंस भी मिली, वो नेशन स्टेट्स भी बने। और ये सब किसकी वजह से हुआ? रेवोल्यूशनरीज के एफर्ट्स की वजह से। laid the future foundation for unification of countries like Italy and Germany. अब रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने काफी एफर्ट्स किए और रेगुलर एफर्ट्स किए अपने, और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से बाद में इटली और जर्मनी को इंडिपेंडेंस मिली, ये नेशन स्टेट्स बन पाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. इस वीडियो में हम लोग अपने हिस्ट्री के चैप्टर 1 को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये रेवोल्यूशंस कब से कब तक चले? 1830 से 1848 तक के रेवोल्यूशन के बारे में, प्रोटेस्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियनिक वॉर्स चली, यानी नेपोलियन जो है उसने अपने जो लिबरलिज्म के, नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे, उन्हें यूरोप के अलग अलग नेशंस में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उसने काफी सारी वॉर्स लड़ी और काफी सारे जो नेशंस हैं, टेरिटरीज हैं, उन्हें कॉन्कर कर लिया। वहाँ पे उसने काफी सारे रिफॉर्म्स किए, और ये सारे रिफॉर्म्स आते हैं नेपोलियनिक कोड के अंडर में, जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। फिर नेपोलियन का रूल चलता रहा और 1815 में नेपोलियन की डिफीट हो जाती है, और अगेन 1815 में फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। बर्बन डायनेस्टी का रूल नेपोलियन से पहले भी था, और नेपोलियन की डिफीट के बाद भी बर्बन डायनेस्टी अगेन रूल करना स्टार्ट कर चुकी थी। अब 1815 के बाद क्या हुआ? अब आता है 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में हुआ था। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ? A constitutional monarchy was established under Louis Philippe. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। अभी तक बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था, और अब लुई फिलिप के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई।
यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, यानी कि मोनार्की रहेगी, राजा रूल करेगा, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह करके, एक संविधान के अकॉर्डिंग ही राजा अब रूल कर सकता था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई, किसके अंडर में? लुई फिलिप। इंस्पायर्ड अपराइजिंग्स अक्रॉस यूरोप। अब जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ था उसने पूरे यूरोप में अलग अलग जो नेशंस थे उन्हें इंस्पायर किया। अलग अलग नेशंस को फ्रांस के जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन मिली कि वो अपने राइट्स के बारे में भी अपनी वॉइस रेज करें और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करें। तो यहाँ से काफी सारे नेशंस को इंस्पिरेशन मिली। देन ये केस हमने देखा फ्रांस में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे बेल्जियम की स्टोरी क्या थी। The Belgian provinces previously merged with the Kingdom of the Netherlands as decided in Vienna 1815, revolted in 1830. अब जैसा हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ वीना साइन की गई 1815 में। अब ये जो ट्रीटी साइन की गई थी उसके अकॉर्डिंग बेल्जियन प्रोविंसेस को यानी बेल्जियन स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया था नीदरलैंड्स के साथ। जो रूलर नीदरलैंड्स पर रूल कर रहा था अब उसी रूलर के अंडर में बेल्जियन प्रोविंसेस भी आ चुकी थी। 15 इयर्स तक बेल्जियन प्रोविंसेस भी नीदरलैंड्स के किंगडम के ही अंडर में रही एंड देन लोगों ने रिवोल्ट करा 1830 में। 1830 में रिवोल्ट जो हुआ उसका आउटकम लोगों के ही फेवर में आया, बेल्जियन पॉपुलेशन के फेवर में आया। यहाँ पे क्या हुआ, उनके जो रिवोल्ट का आउटकम था वो बहुत बेस्ट निकला उन लोगों के लिए, उनके फेवर में आया था। बेल्जियम गेन्ड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे बेल्जियम पॉपुलेशन को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बेल्जियम आजाद हो गया था किसकी कैद से? नीदरलैंड के किंग की कैद से। नाउ ग्रीस एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ग्रीस की क्या कहानी थी? ग्रीस में भी काफी सारे स्ट्रगल्स किए गए अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। Greece had been under Ottoman or Turkish Empire control since 15th century. ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ऑटोमन एम्पायर जो आज प्रेजेंट डे में टर्की है, तो टर्की के रीजन में जो एम्पायर था उसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, उसके अंडर में ग्रीस आया करता था। और करीबन 15th सेंचुरी यानी 1400 से 1499 के बीच का जो टाइम होता है ये है हमारा 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। In 1821 nationalist movements started in Greece. अब 1821 में जब लोगों ने बहुत ऑपरेशन सह लिया था तब जाके लोगों ने 1821 में रिवोल्ट किया। Greek independence was supported by educated Europeans, writers, artists. अब ग्रीक इंडिपेंडेंस में सभी तरह के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए बहुत प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल किए। अब जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वो एजुकेटेड यूरोपियंस थे यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वहां से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन प्रोटेस्ट में। देन राइटर्स, आर्टिस्ट, सभी तरह के लोगों ने इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन एक्टिवली सपोर्टेड द ग्रीक स्ट्रगल। अब इंग्लिश पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। किसके इंडिपेंडेंस के लिए? ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए। हालांकि ये ग्रीस से बिलोंग नहीं करते थे बट इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में। हालांकि इनकी डेथ एक फीवर की वजह से हो गई थी, ये लड़ने के लिए भी गए थे ग्रीक्स की तरफ से बट इनकी डेथ हो जाती है। Finally, with the help of Britain, France and Russia, Treaty of Constantinople 1832 recognized Greece as an independent nation. Finally, Britain,
फ्रांस एंड रशिया, इन तीनों कंट्रीज की हेल्प से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई 1832 में। और इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखना है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वीना, ये सब याद रखने हैं, कुछ फैक्ट्स याद करते हुए चलना। तो इस ट्रीटी के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे कंसीडर कर लिया गया। की आउटकम्स ऑफ 1830 टू 1848 रेवोल्यूशंस। अब इन रेवोल्यूशंस के आउटकम क्या रहे, रिजल्ट क्या रहे? इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस, ये जो रेवोल्यूशंस हुए थे, इन्हीं रेवोल्यूशंस की वजह से ग्रीस और बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिली। इंक्रीज डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स। अब यूरोप के अलग अलग नेशंस में, अलग अलग रीजन्स में डिमांड उठने लगी कि हम लोगों को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए, हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई हम पे रूल करे, हम ये चाहते हैं। मतलब पॉपुलेशन इस टाइप से डिमांड रखना स्टार्ट कर चुकी थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए, किंग का रूल नहीं चाहिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लोगों ने फ्रांस से इंस्पिरेशन लेकर के नेशन स्टेट्स बनाने की डिमांड उठाई थी। अगेन यहाँ पे जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए लोगों ने दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड्स रखनी स्टार्ट कर दी। Even though many uprisings were suppressed, they laid the foundation for future unifications, Italy and Germany. अब इन्हें इंडिपेंडेंस इतनी आसानी से नहीं मिल गई, काफी ज्यादा स्ट्रगल करने पड़े, तब जाके इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। तो इन्हें काफी बार कंजर्वेटिव्स ने सप्रेस करने की भी कोशिश करी, इनकी वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश की गई, बट फिर भी इन लोगों ने रेगुलरली अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे और इनके एफर्ट्स की वजह से ही इन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया, एक ऐसा बेस बना दिया इनके स्ट्रगल्स ने, जिससे फ्यूचर में जाके इटली एंड जर्मनी और भी बहुत सारे नेशंस आजाद हुए, उन्हें इंडिपेंडेंस मिली। तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा जो था एज ऑफ रेवोल्यूशंस। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एकदम क्लियर होगा। बट अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. और आज का हमारा टॉपिक है The Romantic Imagination and the National Feeling. Let me tell you कि ये लव रोमांस नहीं है, यहाँ पे हम रोमांटिक इमेजिनेशन को नेशनलिज्म के साथ जोड़ के पढ़ने वाले हैं। रोमांटिसिज्म was a cultural movement late 18th to 19th century in literature, art and music. अब 18th century यानी 1701 से लेकर के 1799 तक का टाइम पीरियड 18th century कहलाएगी, एंड 19th century 1801 से लेकर के 1899 तक का टाइम पीरियड। तो 18th to 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म यानी कि कल्चरल मूवमेंट चलने स्टार्ट हो गए थे। रोमांटिक वर्ड से क्या याद आता है? लव। अब यहाँ पे लव किसके टुवर्ड्स है? हमारे कल्चर के टुवर्ड्स। यानी लोगों ने अपने कल्चर के प्यार में पड़ के, यानी अपने कल्चर से और ज्यादा खुद को रिलेट करके, इमोशनली कनेक्ट करके तब जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, उन्हें रोमांटिसिज्म कहा गया। उनकी इसी आइडियोलॉजी को, इन्हीं कल्चरल मूवमेंट्स को रोमांटिसिज्म कहा गया। अब रोमांटिसिज्म यानी लोगों को जो अपने कल्चर से प्यार था, वो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? जैसे लिटरेचर, यानी जो भी हमारा हम लिटरेचर में स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरीज, पोएम्स, ये सब। तो लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक, इन सभी चीजों से लोगों को प्यार था। क्यों? क्योंकि वो उनके कल्चर का ही पार्ट है, उनका कल्चर इन्हीं सब चीजों से मिलके बना हुआ है। और लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
emphasized on emotions and imagination, individual creativity, love for nation and folk traditions. अब रोमांटिसिज्म जो है इसका एम्फेसिस, इसका फोकस किस पे रहा? इमोशंस एंड इमेजिनेशन, लोगों के इमोशंस को एक तरह से ज्वाइन कर दिया गया नेशनलिज्म के साथ, लोगों के मन में इमोशंस जगा दिए गए पेट्रियोटिज्म के, लोगों को पेट्रियोटिक फीलिंग्स फील करना सिखा दी गई उनके कल्चर के थ्रू। तो इमोशंस और इमेजिनेशन पर फोकस रहा था इन मूवमेंट्स का, और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, हर एक इंडिविजुअल की जो खुद की यूनिकनेस है उस पर फोकस रहा। लव फॉर नेशन एंड फोक ट्रेडिशन, फोक ट्रेडिशन यानी हमारे जितने भी ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका है, हमारी वे ऑफ लाइफ जो है उस पे फोकस किया गया। लोगों के मन में अपने कल्चर को लेकर के लव फीलिंग जनरेट की गई, उनके मन में लव फीलिंग को डेवलप करवाया गया, उनके कल्चर के बारे में उन्हें जागरूक करके, और लोगों को इन्हीं सब चीजों के थ्रू, इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर के थ्रू, इनके नेशन से जोड़ा गया। लोगों को ऐसा फील करवाया गया कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे हर किसी की हिस्ट्री सेम रही है, सभी एक कल्चर को फॉलो करते हैं और सभी के ट्रेडिशंस सेम हैं, तो लैंग्वेज सेम है मेनली। तो इन सभी चीजों के थ्रू लोगों को कनेक्टेड फील करवाया गया, ऐसा फील करवाया गया कि आप सब एक कल्चर से, एक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग मिलके एक अपना नेशन बना लो। तो यही कल्चर के टुवर्ड्स लव जनरेट किया गया लोगों के मन में, और इसी के थ्रू लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, अपने कल्चर के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी, और उसे ही हमने रोमांटिसिज्म का नाम दिया। जोहान गॉटफ्राइड हर्डल, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका मानना ये था कि एक नेशन की जो स्पिरिट है, यानी एक नेशन की जो आत्मा है वो क्या है? कल्चर। यानी उस रीजन में लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं वही असल में उस नेशन की आत्मा है। उस नेशन को बना के रखने में उस कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्पिरिट ऑफ नेशन, नेशन की जो आत्मा है, नेशन की जो स्पिरिट है, उसकी कंसाइंस यानी उसका जो बेस माना गया है कल्चर, उसी को जर्मन लैंग्वेज में वॉक्सगीस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। अब रोमांटिक नेशनलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मोर क्लियरली हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या था और रोमांटिसिज्म को, कल्चर के टुवर्ड्स प्यार को कैसे जोड़ा गया नेशनलिज्म के साथ। फर्स्ट केस हम देखेंगे जर्मनी का। ब्रदर्स जेकब एंड विल्हेम ग्रिम, जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स भी कहा जाता है, collected folk tales and songs and promoted German language and identity। ये जो दोनों ब्रदर्स थे, ग्रिम ब्रदर्स, इन लोगों ने अपने फोक टेल्स यानी अपने रीजन के कुछ जो लेजेंड्स रहे हैं उनके बारे में टेल्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह कंपोज करी और सॉन्ग्स कंपोज किए, और इन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया, लोगों के मन में अपनी लैंग्वेज के टुवर्ड्स लव डेवलप करवाया, उन्हें बताया कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी डेली लाइफ में। और ऐसे ही हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चली थी उसमें देखने को मिला। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद जाकर के हमने नोटिस किया कि लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया। जब हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बनाया जा रहा था, तब काफी लोगों का कहना था, स्पेशली साउथ इंडियन रीजन में, कि वो हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे किसी को हिंदी आती नहीं है, तो सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में ही क्यों सोचा जाए, नॉर्दर्न स्टेट्स में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसे ही क्यों काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। लैंग्वेज जो है, हमारी मदर टंग जो है, वो हमारे कल्चर, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए जो ग्रिम ब्रदर्स थे
उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया और जर्मन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों को जर्मन कल्चर के बारे में बताया जिससे कि लोग कनेक्टेड फील कर सकें और यूनाइट हो सकें। और यही ग्रिम ब्रदर्स थे जिन्होंने बहुत फेमस स्टोरीज लिखी हैं, जैसे हेंसल एंड ग्रेटल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, रेपेंजल और भी बहुत सारी जो बहुत फेमस कहानियां हमने सुनी हैं वो इन्हीं के थ्रू लिखी गई हैं, इन ग्रिम ब्रदर्स के थ्रू। अब हम देखेंगे पोलैंड में क्या केस था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज वाज बैंड इन स्कूल्स। पोलैंड में रशियन जो थे उन्होंने रूल स्टैब्लिश कर लिया था, यानी रशियन ऑक्यूपेशन हो चुका था, रशियंस की टेरिटरी बन चुकी थी पोलैंड। अब पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, बट इनकी जो लैंग्वेज है उस पर बैन लगा दिया गया। स्कूल में पॉलिश लैंग्वेज पढ़ाए जाने पर बैन लगा दिया गया और रशियन लैंग्वेज का डोमिनेंस क्रिएट किया गया, रशियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया उस रीजन में जहाँ पे लोगों की लोकल लैंग्वेज, उनकी मदर टंग पॉलिश थी। तो अब लैंग्वेज की बात आ गई है, यानी हमारी मदर टंग, हमारे इमोशंस की बात आ गई है। तो इमोशंस की वजह से तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही हुआ, लोगों ने रिवोल्ट किया, साइलेंट रिवोल्ट चला था यहाँ पे। क्लर्जी, जिन्हें हम प्रीस्ट भी कहते हैं, प्रीस्ट क्लर्जी एक ही बात है, यूज्ड पॉलिश इन चर्चेस एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, इन्होंने चर्चेस में जो प्रीस्ट हुआ करते थे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में ही अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखी, बाइबल पढ़ी जाती थी या कोई भी मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती थी चर्च में वो पॉलिश लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करवाई गई। उन्होंने रशियन लैंग्वेज को फॉलो ही नहीं किया और इस तरह से उन्होंने रशियन रूल जो था उसके रेजिस्टेंस में खुद की वॉइस साइलेंटली रेज करी, यानी उन्होंने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में, रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट में। लैंग्वेज एज अ नेशनल यूनिटी, लैंग्वेज हेल्ड ऑर्डिनरी पीपल इमोशनली टू द आइडिया ऑफ अ नेशन। अब जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी यानी कॉमन पीपल को, कॉमन जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपनी कंट्री के साथ जुड़ने में, कनेक्टेड फील करने में। अब किसी टेरिटरी, जैसे जर्मन का एग्जांपल ले लेते हैं, जर्मनी, वहां पे क्या था, जर्मनी 39 कॉन्फेडरेशन में बटी हुई थी। हालांकि अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते थे, बट इन ग्रिम ब्रदर्स ने उन्हीं सबको एक तरह से यूनाइट करने की कोशिश करी। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया, जितने भी अपनी टेल्स, सॉन्ग्स थे वो सब जर्मन लैंग्वेज में लिखी और लोगों को उन्हीं के थ्रू यूनाइट करने की कोशिश की। उनके कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करी इन्हीं ग्रिम ब्रदर्स ने। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इमोशनली हम कनेक्टेड है लैंग्वेज से, तो इसीलिए लैंग्वेज के लिए काफी लोग प्रोटेस्ट कर जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रोमांटिसिज्म फॉर नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म के लिए, मतलब नेशनलिज्म की जो फीलिंग डेवलप करवाई गई लोगों के मन में इस रोमांटिसिज्म के थ्रू, यानी कल्चर के टुवर्ड्स लव के थ्रू जो नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करवाई गई लोगों के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। अब इस रोमांटिसिज्म की इंपॉर्टेंस क्या थी, गिव इमोशनल अपील टू नेशनल मूवमेंट्स। अब एक तरह से जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे उन सबको इमोशंस के साथ जोड़ दिया गया, उसमें एक इमोशनल डायमेंशन भी जुड़ गया आकर के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। स्प्रेड नेशनलिस्ट थ्रू सॉन्ग्स, स्प्रेड नेशनलिज्म थ्रू सॉन्ग्स, स्टोरीज, symbols which common people could relate to। अब नेशनलिज्म की ये जो फीलिंग है इसे सॉन्ग्स, स्टोरीज और काफी सारे सिंबल्स के थ्रू एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब काफी सारे सॉन्ग्स लिखे गए, काफी स्टोरीज लिखी गई, सिंबल्स बनाए गए, ऐसे सिंबल्स जो कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सॉन्ग्स जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, जिससे कि लोग इजीली खुद को कनेक्ट कर पाए उन सभी सॉन्ग्स, स्टोरीज, सिंबल्स के साथ। कनेक्टेड पास्ट ट्रेडिशंस विद मॉडर्न स्ट्रगल्स फॉर नेशनहुड। अब ये जितना भी उनका पास्ट ट्रेडिशन था, यानी जो पुराने टाइम से ट्रेडिशन उनका चला आ रहा है, तो उसी ट्रेडिशन को उन्होंने अपने मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के साथ
जोड़ दिया। Strengthen the idea that nations are not just political entities but cultural communities। अब रोमांटिसिज्म के ही थ्रू ये आइडिया लोगों के मन में फैलने लगा कि जो नेशंस हैं, एक जो कंट्री है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं बनती है, बल्कि उसमें उस नेशन को बनाने में कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल्चरल कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नेशन को बनाने में। उसका एक तरह से फाउंडेशन, बेस जो है वो यही कल्चर बनाता है। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, कैसे हमने अपने कल्चर को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा और कैसे अपने मूवमेंट्स को, प्रोटेस्ट्स को कंटिन्यू रखा, वो सब हमने इस टॉपिक में जाना। आई होप सब क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं है। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। That's all for today. Stay curious, stay consistent. Thank you very much.